सुबह के 5 बजे थे। रसोई में दूध उबल रहा था और आनंदी चुपचाप आटे में पानी डाल रही थी। आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। घर के सब लोग अभी सो रहे थे, लेकिन आनंदी को हर दिन की तरह आज भी सबसे पहले उठना था। सास के लिए गर्म पानी तैयार करना था, बच्चों के टिफिन बनाना था, पति की शर्ट प्रेस करना था और फिर सबके उठने से पहले नाश्ता भी बना देना था। आनंदी की जिंदगी में कोई नई बात नहीं होती थी, सब कुछ रोज वैसा ही होता था। बस एक फर्क था कि उसके चेहरे की मुस्कान हर दिन थोड़ी और कम होती जा रही थी। पति राजेश अब उससे ठीक से बात नहीं करते थे। सास दिन भर ताने मारती रहती थी कि तुमसे तो घर ठीक से चलता ही नहीं, न रसोई संभालती हो, न बच्चों को ठीक से देखती हो। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी था या यूं ही भेज दिया हमें सर पर चढ़ाने? और बच्चे अक्सर पूछते कि मम्मी आप इतनी चुप क्यों रहती हो? आनंदी जवाब नहीं दे पाती, बस हल्की सी मुस्कान देती और बात टाल देती। लेकिन उस दिन दोपहर को जब वो रसोई में काम कर रही थी, तब उसे चक्कर सा आया और वो वहीं बैठ गई। सास ने बाहर से आवाज लगाई कि बहू पानी क्यों नहीं लाई अभी तक? आनंदी ने हिम्मत करके कहा कि माँ जी थोड़ा चक्कर आ रहा है, बस 2 मिनट बैठ जाऊं फिर लाती हूं। सास कमरे में आई, उसे ऐसे देखा जैसे कोई बहाना बना रही हो और ताना मारते हुए बोली कि हमारे जमाने में तो बहुएं पेट में बच्चा लिया भी काम करती थी और तुमसे खड़े खड़े चक्कर आ जाता है। आनंदी कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका ली। शाम को जब राजेश आया तो सास ने पहले ही शिकायत कर दी थी कि आजकल बहू को चक्कर आते हैं, शायद काम करने की आदत नहीं रही, पूरे दिन पंखे के नीचे बैठना चाहती है। राजेश ने बिना पे कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं रहती तो डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मां को तंग मत किया करो। आनंदी फिर से चुप रह गई, लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में आई और बेटी गुड़िया ने उसकी गोद में सिर रखकर पूछा कि मम्मी सब ठीक है ना, तो आनंदी के गले से आवाज ही नहीं निकली। बस उसने अपनी बेटी को कसकर गले से लगा लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि बाहर सबको लगता था कि वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर हर रोज कुछ टूट रहा था। आनंदी जानती थी कि ये सजा किसी एक दिन की नहीं बल्कि हर दिन की थी और इससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत धुंधला था। अगली सुबह आनंदी का मन भारी था। उसने काम वैसे ही किया जैसे हर दिन करती थी, नाश्ता, सफाई, बच्चों की तैयारी, सास की दवाई। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पुरानी चुप मुस्कान भी नहीं थी। उसकी बेटी गुड़िया आज स्कूल के लिए तैयार होकर उसके पास आई और बोली कि मम्मी अगर आप आज भी उदास रहीं तो मैं टीचर को बता दूंगी कि आप बीमार हो। आनंदी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान भी पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके मन में गुड़िया की बातें जैसे जागने लगी थी कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी बस दूसरों की सेवा में ही बीतेगी? क्या राजेश कभी 2 शब्द अपनापन दिखाकर बोलेगा? उसी दिन दोपहर में जब घर में सब सो रहे थे, आनंदी चुपचाप अपनी पुरानी अलमारी खोली और अपनी शादी से पहले की साड़ी के नीचे छिपी वो तस्वीर देखी जिसमें उसकी आंखों में एक सपना था। उस तस्वीर को देखते ही उसे लगा कि अब बहुत हो गया। अब अगर उसने कुछ नहीं बदला तो एक दिन उसकी बेटी भी यही सीखेगी, चुप रहना, सहना और बिना आवाज के मरना। उसी रात जब राजेश सो रहा था, आनंदी उठकर बालकनी में बैठ गई और पहली बार उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वो खुद को भी जरूरी समझेगी। चाहे जैसा भी हो, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं, अब वो सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं बल्कि खुद आनंदी भी है। वो कुछ नया करने का नहीं सोच रही थी, कोई बड़ा कदम नहीं उठाने वाली थी, वो बस छोटी छोटी चीजें बदलना चाहती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बालकनी में बैठकर पी। ये छोटी सी बात थी, लेकिन आनंदी के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि आज पहली बार उसने खुद के लिए कुछ किया था। अब हर दिन वही सजा तो थी, लेकिन आनंदी ने फैसला कर लिया था कि अब वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए जीना शुरू करेगी। अगले दिन सुबह का माहौल थोड़ा अलग था। आनंदी हमेशा की तरह 5 बजे उठी, लेकिन इस बार चेहरे पर वही थका थका भाव नहीं था, बल्कि एक शांत सा संकल्प था। उसने पहले अपने लिए एक कप चाय बनाई और बालकनी में बैठकर उसे धीरे धीरे पिया। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन हल्की पीली रोशनी आकाश में फैल रही थी। उस रोशनी में आनंदी को ऐसा लगा जैसे आसमान भी उसे देख रहा है, जैसे कोई उसे धीरे से कह रहा हो कि आज से तू अकेली नहीं है, तू अब खुद के साथ है। बालकनी में बैठकर उसने सोच लिया था कि अब वो किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलेगी, न लड़ाई करेगी, न बहस, लेकिन चुप भी नहीं रहेगी। अब जब कुछ गलत होगा तो वो साफ साफ पर शांत शब्दों में अपनी बात कहेगी। जब सब उठे तब आनंदी ने रोज की तरह चुपचाप नाश्ता तैयार किया, लेकिन जब सास ने आते ही कहा कि
आज भी देर से उठी? तुझे तो आदत ही पड़ गई है आराम की। तब आनंदी ने बिना झुके, बिना डरे धीरे से कहा कि माँ जी, आज भी 5 बजे उठी हूं, लेकिन आज पहले अपने लिए चाय बनाई थी। सास ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ अनसुना सुन लिया हो, लेकिन कुछ बोले बना चली गई। ये पहली बार था जब आनंदी ने अपनी कोई बात सीधे कही थी। वो डर नहीं रही थी, लेकिन विनम्र भी थी। दिन भर उसने काम वैसे ही किया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। शाम को राजेश ऑफिस से लौटा और रोज की तरह कुर्सी पर बैठते ही बोला, चाय है क्या? आनंदी रसोई से आई और बोली, हाँ बना रही हूं, लेकिन पहले गुड़िया को दवाई दे रही थी, उसे हल्का बुखार लग रहा है। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल पर देखता रहा। आनंदी ने चाय दी और फिर गुड़िया को गोद में लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद राजेश ने पूछा, कुछ हुआ क्या? आज तुम ठीक लग रही हो? आनंदी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूं। ये जवाब राजेश को समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आनंदी आज कुछ अलग सी है। कुछ कमजोर नहीं, कुछ परेशान नहीं, बस एकदम शांत। रात को जब सब सो चुके थे तो आनंदी देर तक खिड़की के पास बैठी रही और सोचती रही कि शायद हर रोज की सजा अब हर रोज की सीख बन सकती है, अगर वो खुद से हारना छोड़ दे। आनंदी को ये एहसास हो गया था कि हर रोज की सजा उसे तभी तक मिलती रहेगी जब तक वो खुद अपनी तरफ से जवाब देना नहीं सीखेगी। उसे अब ये समझ आ रहा था कि अपने लिए खड़े होना कोई बगावत नहीं होती, बल्कि एक जरूरी बात होती है जो हर औरत को अपने वक्त पर करनी चाहिए। अब आनंदी की दिनचर्या वही थी, लेकिन उसके तरीके में बदलाव आ गया था। वो पहले से ज्यादा शान, लेकिन अपने लिए सजग रहने लगी थी। वो हर काम समय पर करती थी, लेकिन अब खुद को भूली हुई नहीं रखती थी। जब भी कोई ताना देता, वो चुप नहीं रहती, बल्कि शांति से बिना किसी कटुता के अपनी बात कह देती। एक दिन दोपहर में आनंदी सब्जी काट रही थी, तब सास रसोई में आई और कहा, आजकल तो तुम जवाब देने लगी हो, पहले तो कुछ बोलती नहीं थी। आनंदी ने मुस्कुराकर कहा कि माँ जी, अब चुप रहने से ज्यादा बोझ लगता है, इसलिए अब मन की बात कह देती हूँ। सास थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा है, बहू को थोड़ा मजबूत होना भी चाहिए। आनंदी को ये सुनकर आश्चर्य भी हुआ और हल्का सुकून भी। उसी शाम राजेश ऑफिस से लौटा तो देखा कि आनंदी ने नई साड़ी पहनी है और बाल ठीक से बनाए हैं, माथे पर बिंदी भी थी। काफी समय बाद उसने ऐसे देखा था। उसने अनायास ही पूछ लिया कि कहीं जाना है क्या? आनंदी ने कहा, नहीं, बस आज मन किया खुद के लिए तैयार हो जाऊं, बिना किसी वजह के। राजेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कुछ रुका हुआ सा था। रात को जब आनंदी रोटियां सेक रही थी तो गुड़िया भागते हुए आई और बोली, मम्मी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, जैसे पहले वाली परी कथा वाली मम्मी। आनंदी का दिल भर आया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और बोली, अब मैं हर दिन तुम्हारी परी जैसी ही रहूंगी। फिर उसने गुड़िया को प्यार से कहा कि लेकिन तू भी वादा कर कि जब बड़ी होगी तो कभी किसी के लिए चुप नहीं रहेगी। गुड़िया ने मासूमियत से सिर हिला दिया। अगले दिन जब आनंदी बीमार पड़ी तो पहली बार राजेश ने बिना कहे दवाई ला कर दी और गुड़िया को स्कूल छोड़ने चला गया। सास ने भी उसके पास बैठकर पूछा कि क्या खाओगी, कुछ हल्का बनाऊं? ये वही लोग थे जो आनंदी के बीमार होने पर भी पहले उसे ही किचन में खड़ा कर देते थे, पकेड़ देते थे। आनंदी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं और अंदर ही अंदर सोचा कि शायद अब सजा कम हो रही है, शायद अब इस घर ने मेरी थकान को महसूस करना शुरू किया है। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। आनंदी के चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन अब वो थकावट चुप्पी नहीं बनती थी, बल्कि हल्की मुस्कान में बदल जाती थी। सास अब पहले जैसी कटु नहीं रही और राजेश भी कभी कभी बिना कहे मदद करने लगा था। आनंदी को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन ठीक उसी समय जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक पुराना चेहरा, एक भूला हुआ नाम, एक बीता हुआ रिश्ता उसके सामने आ खड़ा हुआ यूं कि आनंदी की स्कूल की सहेली रश्मि, जो अब उसी शहर में रहती थी, अचानक एक दिन बाजार में मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गई। रश्मि ने कहा, तुझे देखकर यकीन नहीं होता कि तू वही हंसमुख लड़की है जिसे मैं जानती थी। तुझे क्या हुआ? तू तो कॉलेज में सबकी जान हुआ करती थी। आनंदी एक पल को चुप रही, फिर बस इतना कहा कि जिंदगी थोड़ी बदल गई है।
रश्मि ने तुरंत जवाब दिया कि तो फिर अब तुझे अपनी जिंदगी फिर से अपने तरीके से बनानी चाहिए, जैसे तू कॉलेज में किया करती थी। आनंदी मुस्कुरा दी, लेकिन तभी रश्मि ने जो अगला नाम लिया उसने आनंदी के होश उड़ा दिए। तुझे पता है नीलेश यही है, वो भी यहीं पोस्टेड है। मुझे तो आज भी याद है, तू और वो। इससे पहले कि रश्मि बात पूरी करती, आनंदी ने बात बदल दी और बोली, चाय पीने चले? लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई थी। नीलेश, वो नाम जो उसकी शादी से पहले उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हुआ करता था, जो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन आनंदी ने समाज और घर की मर्यादा के कारण सब कुछ छोड़कर एक तय रिश्ते से विवाह कर लिया था। आनंदी ने उसे कभी भुलाया नहीं था, बस यादों को दफन कर दिया था। अब जब वो जान गई कि नीलेश इसी शहर में है और कहीं भी आमने सामने आ सकते हैं, तो उसके मन में कई भाव एक साथ जाग उठे। डर, उलझन, अपराध बोध और कहीं ना कहीं वो पुराना अधूरा अपनापन भी। अब आनंदी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक और उसका वर्तमान धीरे धीरे ठीक हो रहा था और दूसरी ओर अतीत फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात आनंदी को नींद नहीं आई। रश्मि से हुई मुलाकात के बाद उसका मन बार बार उस समय में लौट रहा था जहां वो सिर्फ आनंदी थी, ना किसी की बहू, ना किसी की पत्नी, बस एक लड़की जो सपने देखती थी और उन्हें सहीजकर अपने भविष्य की कल्पना करती थी। नीलेश के नाम से अब भी दिल में एक हल्की सी हलचल उठती थी, लेकिन वो कोई प्रेम की लालसा नहीं थी, बस एक ऐसा रिश्ता था जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था, बिना किसी क्लोजर के। अगले दिन आनंदी ने जानबूझकर खुद को और कामों में उलझा लिया ताकि वो ज्यादा न सोचे, लेकिन मन तो वही जाता है जहां जवाब अधूरे हों। तीसरे दिन रश्मि ने फिर फोन किया। नीलेश की वाइफ नहीं रही, 4 साल पहले एक्सीडेंट में चली गई। अब वो अकेला है, उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं। वो तुझसे मिलना चाहता है, बस एक बार। अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं मिलने का टाइम तय कर दूं? आनंदी का दिल धक से रह गया। उसने कहा, नहीं रश्मि, मैं अब उस रास्ते पर नहीं चल सकती। लेकिन फोन कटने के बाद वो देर तक चुप बैठी रही। उस रात जब राजेश घर लौटा तो थोड़े बदले बदले अंदाज में उसने पूछा, आजकल तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, ठीक हो ना? आनंदी ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसकी नजरें चुप थी। अगले दिन रश्मि खुद घर आ गई। बोली, नीलेश पासी वाले मंदिर में है, तू चाहे तो बस एक बार जाकर देख लेना। बोले ना रुके, बस देख ले। कई बार कुछ बातें बिना कहे पूरी करनी होती है। आनंदी ने बहुत सोचा और आखिरकार अगले दिन दोपहर में वो मंदिर गई। मंदिर के उस एक कोने में नीलेश खड़ा था। थोड़ा उम्र बढ़ चुकी थी, आंखों के नीचे थकावट थी, लेकिन नजरें वैसी ही थी, गहरी, शांत और सच्ची। उसने आनंदी को देखा और बिना कुछ कहे नमस्कार किया। आनंदी उसके पास गए और कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर आनंदी ने धीमे से कहा, माफ करना, मैं अब उस रास्ते की नहीं रही जो कभी हमारा सपना था। नीलेश मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं आनंदी, मैं तुझसे कोई जवाब नहीं चाहता था, बस तुझे देखना चाहता था ताकि मन को ये यकीन हो जाए कि तू ठीक है। तू ठीक है ना? आनंदी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को समेटते हुए कहा, अब ठीक होने की कोशिश कर रही हूं। फिर दोनों ने बिना कुछ कहे मंदिर की घंटियों को सुना और आनंदी वहां से चली आई। मन हल्का था, अतीत जैसे अब पीछे छूट गया था। एक बार के मिलन ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। आनंदी को अब ये साफ दिखने लगा था कि उसके दिल में कोई उलझन नहीं रही, बस एक सुकून था कि अब वो अपने वर्तमान से भाग नहीं रही, बल्कि पूरे होश में उसका हिस्सा बन रही थी। उस शाम जब आनंदी मंदिर से लौटी, उसका चेहरा शांत था, जैसे बरसों पुरानी कोई उलझन अब खुद ब खुद सुलझ गई हो। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले गुड़िया को गले लगाया और चुपचाप उसका माथा चूमा। सास किचन में थी, राजेश अपने कमरे में। आनंदी ने धीरे धीरे सारे काम पूरे किए, लेकिन आज उसके मन में हल्कापन था। रात को जब खाना बन गया और सब खाना खा रहे थे, तब अचानक राजेश ने पूछा, आज कहीं गई थी क्या? आनंदी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मंदिर गई थी। मन भारी था थोड़ा। राजेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर हिलाया। लेकिन उस रात जब दोनों अपने कमरे में थे और लाइट बंद थी, तभी राजेश की आवाज आई, आनंदी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? ये सवाल सुनकर आनंदी हैरान रह गई, क्योंकि शादी के 8 सालों में राजेश ने कभी इस तरह कोई सवाल नहीं पूछा था। उसने धीमे से कहा, पूछो। राजेश बोला, तुम ठीक हो ना? मतलब कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है और मैं कुछ भी नहीं जानता। आनंदी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, बहुत कुछ चलता है अंदर, रोज कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है, पर अब धीरे धीरे खुद को समेटना सीख रही हूं। राजेश को शायद पहली बार एहसास हुआ कि आनंदी की चुप्पी उसके नजरअंदाज करने का नतीजा थी, ना कि उसकी आदत। उसने धीमे से कहा,
मैं अच्छा पति नहीं बन सका, शायद कभी कोशिश भी नहीं की। आनंदी में कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, तुमने कोशिश नहीं की और मैंने हक मांगना ही छोड़ दिया। वो जवाब राजेश के दिल तक उतर गया। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर राजेश ने पहली बार अपनी ओर से आनंदी का हाथ पकड़ा और कहा, अगर अब से मैं कोशिश करूं तो क्या बहुत देर हो गई है? आनंदी ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गलत फहमी नहीं थी, बस एक सच्चा पछतावा और इच्छा दिख रही थी। आनंदी ने हल्के से सिर हिलाया। देर तो हो गई है, लेकिन अगर तुम सच में कोशिश करोगे तो शायद कुछ चीजें फिर से जुड़ सकती हैं। उस पल कमरे में कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई नाटकीय मोड़ नहीं आया, लेकिन आनंदी के लिए ये वही पल था जिसका इंतजार उसने सालों से किया था, जब कोई उसकी बात को बिना काटे समझने की कोशिश करे। अब आनंदी की जिंदगी में एक हल्का बदलाव आ चुका था। राजेश की बातों में अब धीमा धीमा अपनापन झलकने लगा था और आनंदी पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद उसका मौन अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराता। लेकिन ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ। आनंदी अब भी सतर्क थी। उसे डर था कि कहीं ये कुछ दिन की नरमी ना हो, कहीं फिर से वही पुराना व्यवहार ना लौट आए। लेकिन राजेश की कोशिशें धीरे धीरे सच्ची लगने लगी। अब वो शाम को घर आने पर आनंदी से पूछता कि दिन कैसा रहा। गुड़िया के स्कूल से लौटते ही उसके होमवर्क में हाथ बंटाता और कई बार किचन में चुपचाप खड़े होकर पूछ लेता कि कुछ मदद चाहिए। आनंदी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजेश है जिसने कभी ये जानने की भी जरूरत नहीं समझी थी कि उसकी पत्नी को बुखार है या थकान। एक दिन रविवार को राजेश ने खुद कहा कि आज बाहर चले कहीं घूमने, बहुत समय हो गया एक साथ निकले। आनंदी ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया, लेकिन मन के अंदर कुछ बहुत गहराई से हिला। शाम को जब सब बाहर पार्क गए और गुड़िया झूले पर खेल रही थी, तब राजेश ने आनंदी के पास बैठते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा इंसान हूं, लेकिन अब जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है कि मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आनंदी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने मुझे हमेशा मजबूती से खड़े देखा और सोचा कि मुझे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं। राजेश ने पहली बार नजरें झुका लीं। कुछ देर बाद बोला कि अब अगर मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहूं तो क्या तुम भरोसा करोगी? आनंदी ने बहुत धीरे से कहा, मैं भरोसा करना चाहती हूं, लेकिन मन ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब धीरे धीरे ही विश्वास लौटेगा। उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी, और राजेश ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। रात को जब सब सो गए और आनंदी अपने बिस्तर पर थी, तब उसने अपनी डायरी का एक पन्ना खोला और लिखा कि आज पहली बार किसी ने मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन मेरा दर्द समझने की कोशिश की। शायद यही प्यार होता है, जब शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन मन समझ जाए। आनंदी अब भी हर रोज की सजा से बाहर पूरी तरह नहीं निकली थी, लेकिन अब हर दिन थोड़ा राहत देने लगा था, जैसे कोई धीरे धीरे घाव पर मरहम लगा रहा हो। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और अब आनंदी को महसूस होने लगा था कि उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। रोज सुबह उठने पर सास अब ताना नहीं मारती, बल्कि पूछ लेती कि बहू चाय पियोगी। राजेश अब ऑफिस जाते समय केवल जा रहा हूं कहकर नहीं निकलता, बल्कि पूछता कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं, और गुड़िया की मुस्कान तो जैसे फिर से लौट आई थी। आनंदी खुद भी पहले जैसी चुप थकी नहीं दिखती थी। अब वो बालों में ठीक से कंघी करती, माथे पर बिंदी लगाती और खुद को थोड़ा सजा धजा महसूस करती। एक दिन शाम को जब वो रसोई में चाय बना रही थी, राजेश पीछे से आया और बोला कि एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। आनंदी ने कहा कि पूछो। राजेश ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या तुम कभी मुझसे प्यार करती थी? आनंदी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शादी के बाद हर लड़की कोशिश करती है अपने पति से प्यार करने की। मैं भी करती थी, लेकिन जब सामने से कोई भाव न मिले तो वो कोशिश भी धीरे धीरे थक जाती है, फिर प्यार नहीं बस आदत रह जाती है। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बोझ रख दिया हो। उसने कहा, तो अब क्या कुछ बचा है हमारे बीच? आनंदी ने चाय कप में डालते हुए कहा कि है, लेकिन अब वो प्यार एकदम नया है, जो विश्वास से पैदा हो रहा है, डर से नहीं। पहले मैं तुमसे सिर्फ इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी थी, अब जुड़ना चाहती हूं क्योंकि तुमने पहली बार मेरी बात को सुना है। वो जवाब सुनकर राजेश को महसूस हुआ कि रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं, भावना से चलता है। उसी रात सास ने आनंदी को अपने पास बुलाकर कहा कि बहू, मैं जानती हूं मैंने तुझे बहुत कुछ कहा, कई बार जरूरत से ज्यादा, लेकिन अब तू इस घर की रौनक बन गई है। आनंदी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को समेटते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैंने बस इतना किया है कि अब खुद से नफरत नहीं करती। और सास ने उसका हाथ पकड़कर पहली बार मुस्कुराया। आनंदी की डायरी में उस रात लिखा गया कि अब हर रोज की सजा नहीं लगती, अब हर रोज थोड़ा थोड़ा अपनापन लगता है। रिश्ते अगर टूटे भी हों तो भी अगर दिल साफ हो तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, बस कोई सुने, बस कोई समझे। कुछ दिन शांति से बीते।
घर का माहौल पहले से कहीं बेहतर लगने लगा था। आनंदी को अब हर सुबह वही भारीपन नहीं लगता था, और जब राजेश उसके लिए चाय बनाकर लाता या गुड़िया उससे कहती कि मम्मी अब आप ज्यादा मुस्कुराती हो, तो उसे लगता जैसे उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। लेकिन जिंदगी हर समय एक सी नहीं रहती। एक दिन दोपहर में आनंदी की सास का बड़ा बेटा राज घर आया। वो जो शहर से दूर नौकरी करता था, सालों से अपने परिवार से अलग, साथ में उसकी पत्नी सलोनी और बेटा भी थे। सबको लगा कि अब पूरा परिवार साथ है, लेकिन आनंदी के लिए ये एक नई चुनौती थी। सलोनी बहुत तेज और तानेबाज स्वभाव की थी। आते ही उसने आनंदी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि अरे वाह, अब तो हमारी आनंदी भाभी बहुत बदल गई हैं। लगता है इन्होंने सास को भी अपने हिसाब से ढाल लिया। सबके सामने हल्की मुस्कान के साथ कहे गए इन शब्दों में जो जहर था, वो आनंदी ने तुरंत महसूस कर लिया। सास भी कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। राजेश को थोड़ी असहजता हुई, लेकिन उसने भी टाल दिया। अब आनंदी फिर से एक पुराने माहौल में आ रही थी, जहां हर बात पर सवाल था, हर मुस्कान पर शक और हर चुप्पी पर ताना। सलोनी हर बात में अपनी तुलना करती कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, आनंदी भाभी कितने बजे उठती हैं? मैं तो सबके पैर छूती हूँ, भाभी बस मुस्कुराकर टाल देती हैं। आनंदी ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक दिन गुड़िया ने आकर कहा कि मम्मी बुआ बोल रही थी कि आप घर में सब पर हुक्म चलाती हो, तब आनंदी का दिल फिर से वही पुराना दर्द महसूस करने लगा। उसे फिर वही डर सताने लगा कि कहीं जो उसने जोड़ा है वो फिर से ना बिखर जाए। उस रात आनंदी चुपचाप बालकनी में बैठी थी। हाथ में वही पुरानी डायरी थी, लेकिन अब उसमें नए पन्ने जुड़ने लगे थे। तभी राजेश आया और उसके पास बैठकर बोला कि मैंने देखा है कि तुम फिर से चुप रहने लगी हो, क्या कुछ हुआ है? आनंदी ने उसे देखा और पहली बार बोली कि सलोनी का यहाँ आना मुझे नहीं खलता, लेकिन उसका हर बात में मुझे नीचा दिखाना मेरी मेहनत का अपमान लगता है। क्या तुम इस बार भी चुप रहोगे? राजेश ने बिना कुछ कहे आनंदी का हाथ थामा और बोला कि इस बार नहीं आनंदी, अब जो कुछ भी तुमने अपने लिए बनाया है उसे कोई और तोड़ने नहीं दूंगा। आनंदी की आंखों में पहली बार वो आंसू थे जो अकेलेपन के नहीं, बल्कि किसी के साथ खड़े होने की तसल्ली से आए थे। अगले दिन सुबह आनंदी हमेशा की तरह रसोई में लगी थी। जब सलोनी तेज आवाज में बोली, माँ जी, मैंने सोचा था घर में बड़ी बहू समझदारी से काम करती होगी, लेकिन यहाँ तो सारा राजपाट संभाल लिया है इन्होंने, ना किसी से सलाह ना राय। रसोई में मौजूद आनंदी ने ये सुना और उसके हाथ रुक गए। सास चुपचाप अखबार पढ़ रही थी। राजेश कमरे में था। आनंदी ने हल्के शब्दों में कहा कि सलोनी, अगर तुम कुछ अलग तरीके से चाहती हो तो बताओ, मैं सीख लूंगी, लेकिन ताना मत दो। मैंने यहाँ सब कुछ धीरे धीरे सीखा है, बहुत सहकर। सलोनी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान व्यंग्य से भरी थी। हाँ हाँ, सीखा ही होगा, सब कुछ चुप करा के तो सीखने का वक़्र मिलता है भाभी। आनंदी का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसी पल राजेश कमरे से निकला। उसने सब कुछ सुन लिया था। पहली बार उसने पूरे घर के सामने कहा कि सलोनी, तुम यहाँ मेहमान हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई किसी को नीचा ना दिखाए। आनंदी ने इस घर को प्यार से बनाया है, और अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो सीधे और सम्मान से कहो, ताना मत मारो। माँ, आपने भी कई सालों तक आनंदी को चुपचाप सहने को कहा, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उसी दौर से गुजरे। अब वो अकेली नहीं है। ये शब्द घर के हर कोने में गूंज गए। आनंदी का दिल धक से रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि राजेश उसके लिए इस तरह खड़ा होगा। सास ने चुपचाप चश्मा उतारा और धीरे से कहा कि राजेश, तुमने पहली बार ठीक कहा। शायद अब हमें भी बहू को बहू नहीं, घर की बेटी की तरह देखना चाहिए। सलोनी का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आनंदी वही खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं, भरोसे और सम्मान के थे। उसने राजेश की ओर देखा और धीमे से कहा कि ये वो आनंदी नहीं है जो चुप रहकर सजा काटती थी। ये वो है जो अब अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने रिश्ते के लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन आज तुमने जो किया, उससे मैंने खुद को पहली बार अपनी ही जिंदगी में जिंदा महसूस किया है। राजेश ने बस इतना कहा कि अब तुम कभी अकेली नहीं पड़ोगी आनंदी, ये वादा है। उस रात आनंदी देर तक नींद में नहीं जा सकी। मन में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे। राजेश का साथ, सास की चुप सहमति और सलोनी की चुभती नजरें। लेकिन इन सब के बीच आनंदी के अंदर जो सबसे गहरी हलचल थी, वो थी एक सवाल, क्या अब सास भी सच में बदल गई है या ये सिर्फ एक पल का असर था? अगले दिन सुबह आनंदी फिर हमेशा की तरह रह उठी, लेकिन आज उसकी सास पहले से रसोई में बैठी थी। उन्होंने आनंदी को देखा और धीरे से कहा कि बहू, आज चाय मैं बना रही हूँ, तू थोड़ा बैठ जा भी।
आनंदी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर कुछ कहे बिना वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। माँ जी ने चाय बनाते हुए धीरे से कहा कि तू सही थी आनंदी, मैं तेरी चुप्पी को तेरी सहमति समझ बैठी थी, लेकिन तू बस हमारे लिए खुद को मिटाती रही और मैं तुझे बस बहू मानती रही, कभी बेटी की तरह अपनाया ही नहीं। आनंदी की आंखें भर आई। उसने माँ जी के पास जाकर कहा कि माँ जी, मुझे गिला आपसे नहीं था, बस कभी कभी मन करता था कि कोई पूछे थक गई क्या बहू, बस इतना ही। सास ने आनंदी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब पूछूंगी, हर दिन पूछूंगी। देर से समझ आया, पर अब तेरे बिना ये घर घर जैसा नहीं लगता। वही सास जो कभी नमक से लेकर कपड़ों तक में नुक्स निकालती थी, आज आनंदी के पास बैठकर उसका हाथ सहला रही थी। इस एक सुबह ने आनंदी के दिल में बरसों की सूखी जमीन पर एक कोमल बारिश कर दी थी। उस दिन घर में सबका व्यवहार कुछ अलग था। सलोनी ने भी पहली बार चुपचाप रसोई में आकर मदद की। गुड़िया दूर से सब देख रही थी और रात को माँ के पास आकर बोली कि मम्मी, क्या अब सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? आनंदी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर हम सब चाहें तो क्यों नहीं। फिर वो अपनी डायरी में लिखने बैठी कि हर रोज की सजा अब हर रोज की सिख बन गई है। मैंने चुप रहकर हार नहीं मानी, बल्कि खुद को खोकर खुद को ही फिर से पाया है। और सबसे बड़ी बात, मैंने दूसरों को भी रिश्तों को दोबारा जीना सिखा दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और अब आनंदी की जिंदगी में एक नई तरह की शांति आ गई थी। सुबह की शुरुआत अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। राजेश अब हर रोज ऑफिस जाते समय मुस्कुराकर कहता कि जल्दी आऊंगा, साथ में चाय पियेंगे। सास अब बिना बोले काम नहीं सौंपती, बल्कि कहती है कि बहू अगर थक गई हो तो बाद में कर लेना। ये छोटे छोटे बदलाव आनंदी के दिल को बहुत बड़ा सुकून दे रहे थे। एक दिन दोपहर को आनंदी और सास आंगन में आम के अचार सुखा रही थी। सास ने अचानक कहा कि तेरी जैसी बहू हर घर को मिले तो जिंदगी आसान हो जाए। मैंने तुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन तूने कभी मुंह नहीं मोड़ा। आनंदी ने हल्की मुस्कान से कहा कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना जरूरी होता है माँ जी, लेकिन अब अगर कोई बात दिल को चुभेगी तो कहूंगी जरूर, पर प्यार से। सास ने सिर हिलाया और पहली बार कहा कि अब मैं चाहती हूं तू अपनी मर्जी से जिए, बस इतनी सी बात है। उसी शाम राजेश ने गुड़िया के साथ खेलते हुए कहा कि गुड़िया, तेरी मम्मी सबसे मजबूत है, हम सब उन्हीं की वजह से आज साथ है। आनंदी चुपचाप पास बैठकर सब देख रही थी और उसकी आंखों में एक संतोष था जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से पैदा होता है। रात को जब सब सो गए तो आनंदी अपने कमरे की खिड़की खोलकर चांद को देखने लगी। उसने कोई ख्वाब नहीं देखा, कोई बड़ी बात नहीं सोची, बस मन ही मन महसूस किया कि अब हर रोज की सजा धीरे धीरे हर रोज की अपनी बनती जा रही है, जहां चुप्पी में अब डर नहीं, समझ है, और रिश्तों में अब बोझ नहीं, अपनापन है। गर्मियों की एक दोपहर थी, घर में सब आराम कर रहे थे। आनंदी रसोई में आम पन्ना बना रही थी और गुड़िया अपने कमरे में चित्र बना रही थी। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। वो फोन जॉब सिर्फ रिश्तेदारों के काम आता था। आनंदी ने उठाया। दूसरी ओर से एक अनजानी औरत की आवाज आई। क्या ये राजेश जी का घर है? आनंदी ने सहज भाव से कहा। हाँ, आप कौन? जवाब आया। मैं रानी बोल रही हूँ, राजेश जी के ऑफिस में काम करती हूँ। दरअसल मैं कुछ समय से उनसे जुड़ी रही हूँ। आनंदी का गला सूख गया। उससे पहले कि वो कुछ पूछे, रानी ने कहा, मुझे अभी सबसे निकलना है, लेकिन मेरा जिक्र शायद राजेश जी ना करें। मैं चाहती हूँ कि आप ही उनसे पूछ लें, या फिर आप खुद समझ लीजिए। और कॉल कट गया। आनंदी के हाथ से फोन धीरे से नीचे सरक गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, बस अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। राजेश घर आया तो रोज की तरह सामान्य था। उसने चाय मांगी, गुड़िया से बातें की, लेकिन आनंदी उस शाम एक शब्द नहीं बोल पाई। रात को खाना बनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, क्या जो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा था वो झूठ था? क्या राजेश ने जो साथ देने की बात की थी वो बस एक दिखावा था? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और तय किया कि वो सीधे राजेश से पूछेगी, किसी चुप्पी में अब और नहीं जिएगी। रात को कमरे में जब दोनों अकेले थे, आनंदी ने सीधे पूछा, तुम्हारे ऑफिस में रानी नाम की कोई लड़की है? राजेश चौंका। उसने नजरें चुराईं, लेकिन झूठ नहीं बोल पाया। बोला, थी, कुछ समय तक। कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था, पर अब नहीं है, मैंने खत्म कर दिया। आनंदी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब वो टूटना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा, मैंने जब सब सहा था तब भी तुम मेरे नहीं थे, और जब अब सब ठीक हो रहा था तब भी तुम कहीं और जुड़ चुके थे। अब सच बताओ, ये सब जो तुमने बदला है, क्या वो सच था या सिर्फ अफसोस? राजेश ने सिर झुका लिया। अफसोस भी था और सच भी। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन जो अब कर रहा हूं वो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। आनंदी ने धीमे से कहा, फिर अब मुझे फैसला खुद करना है कि मैं क्या चाहती हूं, क्योंकि हर रोज की सजा अब फिर से लौटने लगी है, बस शक की शक्ल में। रात भर आनंदी सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही,
कभी राजेश की बातों पर भरोसा करने की कोशिश करती तो कभी फोन पर आई उस अनजान आवाज की गूंज फिर से दिल को हिला देती। उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ना चीख थी ना आंसू, बस एक लगातार चलता हुआ सवाल, मैं अब क्या करूं। सुबह सब कुछ रोज जैसा था। राजेश ने चाय पी, सास ने पूजा की, गुड़िया स्कूल गई। लेकिन आनंदी आज रसोई में नहीं गई, बालकनी में बैठी रही। हाथ में कप नहीं था, लेकिन उसकी नजरें दूर कहीं अटकी थीं। सास ने पास आकर पूछा, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है? आनंदी ने कहा, हाँ माँ जी, बस मन भारी है। सास ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस चली गई। दिन भर आनंदी घर के काम तो करती रही, लेकिन उसका मन अब हर बात से अलग हो गया था। रात को जब राजेश कमरे में आया तो माहौल एकदम ठंडा था। आनंदी ने उससे कोई बात नहीं की, बस आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ देर बाद खुद राजेश ने धीरे से कहा, आनंदी, अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जान लो, जो गलती हुई है उसका पछतावा मुझे हर पल है, और जो रिश्ता अब है उसमें मैं सच्चा हूं। आनंदी ने आंखें खोली और पहली बार बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती राजेश, लेकिन अब मैं खुद के पास लौटना चाहती हूं। इतने सालों से मैंने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा, तुम्हारे, माँ जी के, गुड़िया के। अब मुझे ये जानना है कि आनंदी क्या चाहती है, आनंदी को क्या चाहिए, और क्या आनंदी किसी के लिए बस एक बहू या पत्नी बनकर ही रहना चाहती है। राजेश चुप हो गया। आनंदी ने आगे कहा, मैं ये घर नहीं छोड़ रही, लेकिन अब खुद को भी नहीं छोड़ने वाली। अब अगर कोई माफी मांगेगा तो उसे खुद बदलकर दिखाना होगा, और मुझे ये देखना होगा कि मैं किस रिश्ते में रहना चाहती हूं, भरोसे वाले या सिर्फ नाम वाले। अगले दिन आनंदी सुबह उठी और हर काम किया, लेकिन अब उसकी चाल में थकान नहीं थी, बल्कि ठहराव था। उसने खुद से वादा किया था कि अब अगर उसे हर रोज की सजा फिर से मिलने लगे तो वो चुप नहीं रहेगी। अब आनंदी का सफर भीतर से शुरू हो चुका था। कहीं जाना नहीं था, लेकिन अब उसके भीतर खुद को खोने की इजाजत नहीं थी। आनंदी अब पहले जैसी आनंदी नहीं रही थी, जो हर बात पर चुप रहती थी, जो हर गलती का बोझ खुद उठाती थी, जो सबके लिए जीती थी लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कहती थी। अब वो हर काम करती थी, लेकिन मन मारकर नहीं, बल्कि सोच समझकर। वो सास के तानों को अब ताना नहीं समझती थी, बल्कि साफ कह देती थी कि माँ जी, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो सीधे कहिए, तानों से बात बिगड़ती है। राजेश के साथ भी अब उसके रिश्ते में वो चुप्पी नहीं रही जिसमें सवाल दबे रह जाते थे। अब आनंदी हर बात पूछती थी और जवाब भी चाहती थी, झूठा नहीं, अधूरा नहीं, साफ और सच्चा। लेकिन जब एक दिन आनंदी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि अब तो हर बात पर बोलने लगी हो, पहले तो कुछ कहती ही नहीं थी, तो आनंदी ने बहुत ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि पहले डरती थी, अब नहीं। यही जवाब उस कमरे में देर तक गूंजता रहा, और राजेश को पहली बार महसूस हुआ कि बदलाव का मतलब सिर्फ व्यवहार नहीं, आत्मसम्मान भी होता है। अगले दिन शाम को रिश्तेदार घर आए थे। सबके सामने सास ने मजाक में कह दिया कि अब तो हमारी बहू रानी बन गई है, पहले जैसी सीधी साधी आनंदी अब कहाँ रही। ये बात सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन आनंदी के मन में कुछ चुभ गया। उसने वहीं सबके सामने सास की तरफ देखा और बहुत शांति से कहा कि हाँ माँ जी, अब मैं सीधी नहीं रही, क्योंकि जो हर रोज बिना गुनाह के सजा काटती है वो या तो मर जाती है या कुछ बन जाती है, और मैंने खुद को फिर से बनाना चुना है। सास चुप हो गई और घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा फैल गया, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन उभरा, जैसे उन्होंने पहली बार बहू की बात को सच में सुना हो। रात को सास ने आनंदी के पास आकर धीरे से कहा कि बहू, जो तूने कहा वो शायद सच है। मैं तुझे हमेशा एक चुप और सहने वाली औरत मानती रही हूं, लेकिन आज जब तूने अपनी बात सामने रखी तो लगा कि तू अब कमजोर नहीं बल्कि समझदार हो गई है। आनंदी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सिर झुकाया, और पहली बार महसूस किया कि अब उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर लौट नहीं रही, बल्कि घर के दिल तक पहुंचने लगी है। रिश्ते अब थोड़े सहज लगने लगे थे, लेकिन जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। एक दिन शाम को राजेश को अचानक एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, 2 हफ्तों के लिए। जाते समय उसने आनंदी से कहा कि अब तुम पर पूरा घर है, लेकिन मुझे यकीन है तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। आनंदी ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि क्या सास और सलोनी फिर वही पुराना व्यवहार दिखाएंगी। राजेश के जाते ही घर का माहौल थोड़े दिन था सामान्य रहा, लेकिन तीसरे दिन ही सलोनी ने ताने शुरू कर दिए कि अब तो भाभी जी का असली रूप दिखेगा, जब घर अकेले चलाना पड़ेगा तब पता चलेगा। आनंदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम करते हुए मन में ठान लिया कि अब वो किसी के व्यंग्य आरोप से खुद को नहीं तोड़ेगी। चौथे दिन सास ने बिना वजह कह दिया कि राजेश घर होता तो बहू कुछ ठीक से करती, अकेले पड़ते ही कमजोर हो जाती है। आनंदी को ये बात अंदर तक चुभ गई, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। उसने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया कि माँ जी, जब राजेश घर पर होते हैं
तो मैं ज्यादा मुस्कुरा पाती हूँ, क्योंकि तब कोई ताने नहीं देता। ये सुनते ही सास एक पल को चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। आनंदी अब रोज घर के काम अकेले संभालती, बच्चों का ध्यान रखती, सास और सलोनी के ताने भी सुनती और ऊपर से राजेश की चिंता भी करती, लेकिन एक शब्द नहीं कहती। एक रात जब सब सो गए थे, आनंदी अकेली आंगन में बैठी थी। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की सी ठंडक। उसने खुद से पूछा कि कितनी बार मैं ये सब सह चुकी हूं, लेकिन अब फर्क ये है कि मैं टूटी नहीं, बस थक गई हूं। अगले दिन सुबह सास को अचानक हल्का चक्कर आ गया। आनंदी ने बिना देर के डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी, पूरे दिन उनकी सेवा की। जब शाम को सलोनी ने ताना मारा कि भाभी तो दिखावे की सेवा कर रही हैं, राजेश भैया को फोन पर बताएंगी कि कैसे मम्मी की सेवा की, तब आनंदी ने गुस्से में नहीं बल्कि बहुत स्थिर भाव से कहा कि जिस दिन सेवा दिखावा बन जाए उस दिन घर टूटने लगते हैं, लेकिन मैं ये घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सास ने वो सुना और पहली बार सलोनी से कहा कि बस करो अब, आनंदी अब पहले जैसी नहीं है। ये जो घर चल रहा है ना, उसमें इसका ही सबसे बड़ा हाथ है। 2 हफ्ते बाद जब राजेश घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वो शांति थी जो अपनों के बीच लौटने पर मिलती है। दरवाजा खुलते ही सामने आनंदी खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, माथे पर सिंदूर, और थकान के बावजूद उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। राजेश ने चप्पल उतारते हुए पूछा कि सब ठीक रहा क्या? आनंदी ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल भी गया। राजेश ने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि तुम्हारे बिना तो घर चलता नहीं, सबने खूब तंग किया होगा। लेकिन सास ने खुद पास आकर कहा कि नहीं बेटा, इस बार बहू ने सबको संभाल लिया, हम सबको चुपचाप आईना दिखा दिया, और वो भी बिना ऊंची आवाज के। राजेश थोड़ा चौंका। उसने आनंदी की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि ये वही औरत है जिसे वो बरसों से जानता है, लेकिन शायद अब तक समझ नहीं पाया था। रात को जब सब सो गए और आनंदी बालकनी में बैठी थी, तब राजेश उसके पास आकर बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी और बालकनी की दीवार पर गमले में लगे फूल खामोशी से झूल रहे थे। राजेश ने बिना भूमिका के कहा कि मुझे नहीं पता कि इन 2 हफ्तों में तुमने क्या क्या सहा, लेकिन तुम पहले से कहीं ज्यादा सुलझी और मजबूत दिखती हो। आनंदी ने उसकी तरफ देखा और बोली कि मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन शिकायत नहीं की, क्योंकि अब मैं खुद को जरूरी समझने लगी हूं। अब मुझे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने मन की शांति चाहिए। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला कि मैंने आज तक तुम्हें पत्नी की तरह देखा, लेकिन शायद तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं समझा। अब समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ घर नहीं संभालती, तुम रिश्तों को भी थामे रखती हो, वो भी बिना कहे। आनंदी की आंखें नम हो गई, लेकिन वो अब रो नहीं रही थी। अब उसके आंसू किसी तकलीफ के नहीं, बल्कि उस अपनापन के थे जो सालों बाद दिल तक पहुंचा था। उसने बस इतना कहा कि मैं चाहती हूं कि ये घर ऐसा बने जहां गुड़िया बड़ी होकर सीखे कि चुप रहना आदर्श नहीं होता और हर रिश्ता बराबरी से चलता है, डर से नहीं। राजेश ने उसका हाथ थामा और बोला कि अब से ये घर वैसा ही बनेगा जैसा तुमने कभी अपने मन में सोचा था। अब आनंदी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ था, न अचानक सब बदल गया था, लेकिन अब जो था वो धीरे धीरे भीतर से बदल रहा था। अब सुबह की चाय बनाते वक्त आनंदी के मन में कोई भारीपन नहीं होता था। अब जब सास कुछ कहती तो उसमें आदेश नहीं, अपनापन होता। सलोनी अब कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो कोशिश करती थी कि बात में कटुता ना हो। गुड़िया पहले जैसी खिलखिलाती थी, लेकिन अब उसकी बातों में एक भरोसा होता कि मम्मी हमेशा मुस्कुराएंगी। और राजेश, जो कभी घर का हिस्सा होकर भी सबसे दूर रहता था, अब हर सुबह उठकर आनंदी से पूछता कि आज क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। आनंदी पहले मुस्कुराती, फिर कहती कि कुछ नहीं, बस साथ बैठो, वही काफी है। एक शाम आनंदी आंगन में बैठी थी, गुनगुनी धूप उसके चेहरे पर थी और गुड़िया खिरते हुए पास आ गई। बोली कि मम्मी, अब आपको कभी उदास नहीं देखती, आप हमेशा खुश रहती हो। आनंदी ने बेटी को गोद में लिया और धीरे से कहा, क्योंकि अब मम्मी ने खुद से प्यार करना सीख लिया है। उसी वक्त सास भी आकर बगल में बैठ गई और बोली कि और हमें बहू को बेटी मानना सीखना पड़ा, लेकिन अच्छा हुआ जो सीखा। राजेश दूर से आते हुए बोला कि और मुझे रिश्तों में चुप्पी नहीं, समझ की जरूरत थी जो आनंदी ने मुझे दी। उस आंगन में उस दिन कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, कोई त्योहार नहीं था, कोई उत्सव नहीं, फिर भी आनंदी के जीवन का सबसे सुकून भरा दिन वही था, क्योंकि आज उसे कोई ताने नहीं मिले,
कोई अनदेखी नहीं हुई, कोई सजा नहीं मिली। आज उसे बस अपनापन मिला था। कभी जो आनंदी हर रोज बिना गलती के सजा भुगतती थी, आज वही आनंदी अपने पूरे परिवार की रीढ़ बन गई थी। उसकी चुप्पी ने रिश्तों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें समझदार बनाया। उसकी सहनशीलता ने घर को टिकाया नहीं, उसे मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खोए बिना ही सब कुछ पाया। तो दोस्तों, ये थी हर रोज की सजा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि हर उस औरत की आवाज है जो सालों तक रिश्तों की मर्यादा में खुद को भुला देती है। आनंदी की तरह न जाने कितनी महिलाएं हर दिन बिना शिकायत के घर चलाती हैं, हर ताना चुपचाप सहती हैं, लेकिन जब वही चुप्पी समझदारी में बदलती है तो घर भी बदलने लगता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी आनंदी अपनी आवाज़ पहचान सकें। कमेंट में लिखकर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सच्चा लगा। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।